Hi everyone, this is another video in the series of modern Indian history. तो अब ऐसा है कि हमने इससे पहले एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा, हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा, कैसे एंग्लो मैसूर वॉर की वजह से जितने भी साउथ के स्टेट्स थे वो कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुके थे. हाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पेव्ड इट्स वे टू द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया. ठीक है, जो हमने बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स के पढ़ने से हमें समझ आया कि कैसे कैसे उन्होंने अपना सेटलमेंट स्टैब्लिश कर लिया था जो सेंट्रल पार्ट्स थे इंडिया के उन पे. अब वी आर स्टडिंग द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल. तो इसमें हमें ये पढ़ना है दैट व्हाट एक्चुअली वाज द ज़मींदारी सिस्टम दैट वॉज ब्रॉट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा कि ज़मींदारी सिस्टम क्या थी उस टाइम पे जो बंगाल में सबसे पहले यूज़ की गई थी, अडॉप्ट की गई थी. तो इसमें हम बेसिकली सिर्फ ये ही चीज़ें पढ़ेंगे कि उन्होंने देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने दे यूज्ड 3 मेजर पॉलिसीज़ टू एक्सपेंड देयर रूल. First one was subsidiary alliance, second one was the claim to paramountcy, and third one was doctrine of lapse. अब हमने doctrine of lapse पढ़ ली नहीं है, claim of paramountcy भी नहीं पढ़ी है, वो हम पढ़ेंगे ये दोनों, but the first one we have studied that was subsidiary alliance. ठीक है, so this is an academy's price hike alert. जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे होंगे अन अकेडमी का तो हो सकता है फ्यूचर में उसकी प्राइसेस बढ़ जाएं. सो दिस इज़ वन द हाईलाइटेड अलर्ट जिससे कि आपको वी आर गिविंग यू द चांस टू गेट द सब्सक्रिप्शन विद द डिस्काउंट ऑफ 10% एक्स्ट्रा ऑफ. तो अब ऐसा है कि आप अगर सिंपल YT ये कोड यूज़ करते हैं SIMPLEYT, तो ये कोड के यूज़ करने से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. So Unacademy here brings you another program that is Unacademy Aspire. This is the free mock test for all the civil service aspirants from across the country, and the pattern of the exam would be on the basis of prelims paper 1 GS. ठीक है, it is conducted on 10th and 25th of every month, and now it is going to be conducted on 25th of October at 10 AM sharp. So enroll for it. Also all the top 50 rankers, like all those who would be under top 50, they will get the exciting prizes and scholarships from an academy. So here is another advantage of getting the subscription on an academy. ऐसा है कि आपके लिए कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं रखा जाएगा. If you are comfortable in English then you can go for English patches. If you are comfortable in English as well as Hindi, अगर आप हिंदी में भी कोर्स लेना चाहते हैं और इंग्लिश में भी कोर्स लेना चाहते हैं लाइक द मिक्सचर ऑफ द लेसन्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो उसके लिए आप बाइलिंगुअल कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी में तैयारी करना चाहते तो उसके लिए पूरी तरह से हिंदी के बैचेस भी अवेलेबल हैं. एंड ये जो जितने भी बैचेस हैं ये 5th of October से स्टार्ट हो चुके हैं. So here when you are going for one subscription you are getting unlimited benefits. First one is learn live from the comfort of your home. You don't have to run here and there. All the things you can get at your home itself, at your door itself. With you can learn the things that you are learning from the comfort of your home with unlimited access to all the courses. This is one of the major advantages. ठीक है, आपको जितने भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं और किसी से भी, जैसे कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनमें से किसी से भी कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो वो आप सब्सक्रिप्शन लेने पे अनअकैडमी के आपको दिया जाएगा. Fine, and all the top educators of India would be available on this platform, that is Unacademy, and the coverage of your syllabus would be taken care by the Unacademy, and the regular doubt clearing sessions and answer writing sessions ये आपको क्वालिटी आंसर्स लिखने की ट्रिक्स बताएंगे. ठीक है, प्रैक्टिस देंगे. एंड ऑल्सो डाउट क्लियरिंग सेशन से आप जितने भी आपके डाउट्स हैं आप सारे क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, एंड सी व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू एनालाइज दैट हाउ मच दिस इज
लाइक व्हाट इज़ द फ्रूट ऑफ ऑल दीज प्रेपरेशंस। तो वो जो आपका एनालिसिस है वो आप लाइव टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कर सकते हैं। Also, the PDF format of the study material would be available for the students, and the mentorship and guidance is the basic thing that a student needs during this preparation. तो उसके लिए आपको personal mentor या guide provide किए जाएंगे by Unacademy. So these are the benefits that you are going to get with the subscription on Unacademy. When you are going for the subscription, do not forget to apply the code SIMPLEYT. दिस विल गेट यू 10% एक्स्ट्रा ऑफ। भाई जब आपको कोई चीज़ 10% एक्स्ट्रा ऑफ में मिल रही है देन डू अप्लाई फॉर इट, नो जस्ट यूज द कोड SIMPLEYT. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. And here is Unacademy's Champions Conclave. This is a session by the toppers of UPSC Civil Service 2019. इसमें वो आपको टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स बताएंगे कि वो कैसे ओवरकम कर पाए थे, उनके जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए थे उनको कैसे उन्होंने हाउ दे केप्ट देमसेल्व्स मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन. ठीक है, क्या क्या उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी उनके मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए जिससे वो और बेहतर कर सके. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स यू वुड बी प्रोवाइडेड इन वन सेशन, एंड दिस सेशन इज़ फ्री टू अटेंड कॉन्क्लेव, एंड यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट नाउ. T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ ये आपके लिए फ्री अनअकैडमी पे प्रोवाइड की जाएगी. डेली 7:30 पे 20 क्वेश्चन की 20 मिनट के लिए क्विज़ कंडक्ट कराई जाएगी जिसके एंड में आपको टेस्ट रिजल्ट मिलेगा आउट ऑफ 40 मार्क्स. ठीक है, तो उसके बेसिस पे नॉट जस्ट द मार्क्स वुड बी प्रोवाइडेड इन द रिजल्ट, पर आपने कहाँ पे क्या गलती की है, कितने नेगेटिव आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो सब आपको उसमें दिखाया जाएगा. ठीक है, अ प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड वुड बी देयर. So when you are going for the subscription, you should definitely click the links to join our channel on YouTube, Telegram and Facebook. So here we are studying about the permanent settlement, and basically we will be studying about the Bengal क्योंकि it all started with Bengal. दीवान्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड. मैंने आपको बताया था कि जो मुगल पीरियड था, देखिए पहले मुगल पीरियड स्ट्रांग हुआ करता था, फिर उसके बाद जो दीवान्स को जब किंगडम्स बांटे जाने लगे, दीवान्स को वहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट था वो दिया जाने लगा, तो जो दीवान्स थे वो अपने आप में काफ़ी पावरफुल हो गए थे. तो वो एक पर्टिकुलर किंगडम उन्होंने लाइक दे ओन्ड दैट पर्टिकुलर किंगडम, वो उस जगह के राजा बन गए थे. ठीक है, तो इसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव सेंटर दिल्ली में था वहाँ से जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे वो मोस्टली इसीलिए फॉलो नहीं होते थे क्योंकि वो अपने अपने रीजन में पावरफुल हो गए थे. ठीक है, तो इसी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने अटैक कर पाया था इंडिया को. क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ एज ट्रेडर्स आए थे ना, तो फिर यही सब देखकर उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन का एक मौका देखा. ठीक है, जिससे उनका मार्केट एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था. ऑल दे वांटेड वाज प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड. ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ा, उसमें कैसे सिराजुद्दौला की हार हुई. तो सिराजुद्दौला की हार के बाद क्या क्या जो तरीके थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज़ किए बंगाल में दीवानी पाने के लिए. ठीक है, तो फिर उसके बाद जो बंगाल की दीवानी थी बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो वो हार चुके थे, ठीक है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई. सीवियर बंगाल फैमिन इन 1770. अब जो बंगाल फैमिन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो आप बस ये समझ लीजिए कि ये एक मेजर इवेंट था, एक काफ़ी डिज़ास्ट्रस दिस वॉज अ डिज़ास्ट्रस इवेंट जो कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे ज़्यादा गंदा बोल सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा डिज़ास्ट्रस कोई इवेंट था वो तो ये था. ओके, see now then Warren Hastings tried to bring in some reforms like the 5 yearly inspections. Here the revenue collection was awarded through an auction to the person promising the highest revenue. Due to the dangerous implications and effects of such a system, Hastings also experimented the annual settlement of land, and this too did not improve conditions. ठीक है, तो अब ऐसा था कि
ये जो हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम से एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने दो पॉलिसीज ट्राई की। फर्स्ट, 5 ईयरली इंस्पेक्शन प्लान। इसमें ऑक्शंस के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट किया जाने लगा कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देगा उसी से जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा उसी से रेवेन्यू ले लिया जाएगा। ठीक है, तो उसी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उन्हीं को बिजनेस करने का मतलब उन्हीं को सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड सेकेंड वन वाज एनुअल सेटलमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, एनुअली जो लैंड है उसको सेटल किया जाएगा, मतलब हर साल के एंड में। अब क्या हुआ, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस अंडर डायरेक्शन ऑफ विलियम पिट, तो ये सब जो हो रहा था ये सब ट्राई किया जा रहा था इंडिया में, बंगाल में। उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि बंगाल में टेस्ट किया जा रहा था कि कौन सा रिफॉर्म हम लाने से, मतलब कौन सा रिफॉर्म हम अगर लाएं। ठीक है, ये सब हम ट्राई नहीं कर रहे थे, इंडियंस ट्राई नहीं कर रहे थे। दीज वर द थिंग्स दैट, दीज वर द पॉलिसीज दैट वर टेस्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बंगाल के लोगों के ऊपर, बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके ऊपर सब चीज़ें ट्राई की जा रही थी सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। सो दिस इज़ रियली अ बैड थिंग। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था कि बंगाल ने 1770 में एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी डिज़ास्ट्रस फैमिन एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अंडर द डायरेक्शन ऑफ विलियम पिट प्रपोज्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1786, केम इन टू इफेक्ट इन 1793 बाय द एक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो एक पिट्स एक्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी हम इसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि विलियम पिट जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, इंग्लैंड के, उन्होंने ब्रिटेन के, उनके अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये एक्ट को प्रपोज किया था इन 1786। देन व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के जो फीचर्स थे उनमें से कुछ थे, लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, जो लैंड है वो प्योरली अंडर लैंडलॉर्ड्स, या जिनको हम उस टाइम पे ज़मींदार भी बोल सकते हैं, उनके अंडर ही रहता था। दे वर गिवन हेरिडिटरी राइट्स ऑफ सक्सेशन ऑफ द लैंड्स अंडर दैम। द ज़मींदार्स could sell or transfer the land as they wished. The zamindar's proprietorship would stay as long as he paid the fixed revenue at the said date to the government. ठीक है, तो वो भी बंधे हुए होते थे। उनका अगर वो ओनरशिप जो है वो उस टाइम तक ही रहती थी, अगर वो जो उनका ड्यू डेट है उससे पहले तक पेमेंट कर देते हैं रेवेन्यू का, तो ही वो ओनरशिप उनके पास रहती थी, वरना the land was snatched away from them. If they failed to pay, their rights would cease to exist. ठीक है, तो उनके जो राइट्स थे, जो भी उनको पहले मिले थे एज ज़मींदार, एज ओनर, वो सारे ले लिए जाते थे। एंड द लैंड वुड बी ऑक्शनड ऑफ। अब यही लैंड किसी और को बेच दिया जाता था, ऑक्शन किया जाता था उसका। द अमाउंट टू बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड्स वॉज फिक्स्ड। ठीक है, जो भी अमाउंट वो पे करते थे वो फिक्स होती थी। इट वॉज अग्रीड दैट दिस वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर परमानेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट अब ये था कि उसमें ये था कि ये जो प्राइस आप दे रहे हैं वो बाद में फ्यूचर में भी इंक्रीज नहीं की जाएगी। द फिक्स्ड अमाउंट वॉज 10/11 पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट एंड 1/10 फॉर द ज़मींदार। ठीक है, तो अब देखिए इसके 11 हिस्से किए जाते थे, उसमें से जो 10/11 पार्ट है वो गवर्नमेंट को दे दिया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता था, और जो 1/10 पार्ट है वो ज़मींदार के लिए होता था। द टैक्स रेट वॉज वे हायर देन द प्रिवेलिंग रेट्स इन इंग्लैंड। तो अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट्स जब किए जा रहे थे तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर ये सिस्टम इंडिया में अच्छे से काम करता है, अगर बंगाल में अच्छे से काम करता है, तो यही सिस्टम वो जाके वहाँ पे इंग्लैंड में अडॉप्ट कर लेंगे, यही पॉलिसी। तो उनके लिए हम, द सिस्टम्स वर बीइंग ट्राइड एंड टेस्टेड इन बंगाल एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो द टैक्स रेट वॉज वेरी वेरी हाई। जो इंग्लैंड में जितने भी सिस्टम उस टाइम पे प्रिवेल कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा हाई थे टैक्स रेट यहाँ इंडिया में। द ज़मींदार ऑल्सो हैड टू गिव द टेनेंट अ पट्टा विच डिस्क्राइब्ड द एरिया ऑफ द लैंड गिवन टू हिम एंड द रेंट ही हैड टू पे द लॉर्ड। ये एक
दिस वॉज अ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, दिस वॉज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें कि टेनेंट को एक पत्ता नाम से एक ही वॉज गिवन अ रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें कि सारा मेंशन किया होता था कि कौन सा लैंड, कितना लैंड उनको यूज़ करना है, कौन सा लैंड यूज़ करना है, और उस लैंड के लिए उनको कितना रेंट देना है, ठीक है। दिस वॉज पट्टा। Now, merits and demerits of permanent settlement system. See, the responsibility of taking care of the farmers fell upon the soldiers of Indian landlords. अब देखिए, जो ज़मींदार होते थे वो बेसिकली इंडियंस होते थे, ठीक है। तो अब जो इंडियंस थे तो उनका जो एक एक दे हैव द माइंड सेट, उनको दे हैव द नॉलेज दैट व्हाट एक्चुअली आर द लोकल कस्टम्स एंड लॉज, ठीक है। जो बाकी लोग थे, जब ज़मींदारी सिस्टम आया था तो उस टाइम पे सबसे पहले उन्होंने यही ट्राई किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उन्हीं को अपॉइंट किया गया था एज द ऑफिशियल्स हु विड कलेक्ट द रेवेन्यू। लेकिन उनको लोकल कस्टम्स के बारे में उतना नहीं पता था, लोकल लॉज के बारे में उतना नहीं पता था, और वो इतनी दूर से कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे रेवेन्यू को। जो कॉर्नर्स से, जो विलेज के कॉर्नर से, जो फारदेस्ट कॉर्नर्स, वहाँ से कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जो इंडियन लोग थे उन्हीं को ही इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया, जो इंडियन लैंडलॉर्ड्स थे उनको ही अपॉइंट करना चालू कर दिया एज ज़मींदार्स। अब ये जो ज़मींदार थे इनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडियन फार्मर्स की पूरी तरीके से, ठीक है। बीइंग द सन्स ऑफ सॉइल, दे लाइक they could control the local customs, and also they could reach the far corners of the region, ठीक है। तो अब ऐसा है कि वो काम तो करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के नीचे, लेकिन बीइंग द सन्स ऑफ द सॉइल, वो मतलब हमारी इंडिया के धरती माँ के सपूत बोलते हैं ना, धरती माँ के पूत हैं, तो वो ये था कि वो पूत अब अच्छे निकले बुरे निकले वो उन पर डिपेंड करता है। अगर ज़मींदार अच्छा है तो ही वुड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, बट अगर बुरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने की सोचेगा, कैसे भी करके फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करेगा, जिससे कि वो जो रेवेन्यू डिमांड ऊपर से आ रही है उसको फुलफिल करके बाकी जो बचेगा वो अपने पास रख ले। फाइन, बिकॉज ऑफ द परमानेंट नेचर। सो मेरिट अगर इसमें हम देखें तो मेरिट ये था कि अगर अच्छे हैं तो इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। और अब यही बात दूसरी डिमेरिट हो जाएगी कि अगर बुरा है तो डिमेरिट हो गया, तो डिमेरिट, अगर हम मेरिट की सिर्फ बात करें तो अच्छा है तो फ़ायदा होगा, फार्मर्स को फ़ायदा होगा, एंड ऑल्सो ही वुड लिसन टू द प्लाइट, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, एंड इट वॉज ऑल्सो इन नेचर इट वॉज ऑल्सो परमानेंट। अब ऐसा था कि उन्होंने बोला था कि ये प्राइस है तो वो डिसाइडेड प्राइस थी, वो ऑलरेडी द अडॉप्टेड प्राइस वॉज दैट ओनली, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, फ्यूचर में ऐसा डिसाइड किया गया था। सिंस द सेटलमेंट वॉज ऑफ परमानेंट नेचर, द जमींदार्स वुड हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूवमेंट। सी, जब परमानेंट नेचर है किसी चीज़ का, आपको पता है ये चीज़ परमानेंटली आपके पास रहेगी। अगर आप आपका घर वो परमानेंटली आपके पास है तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आप उसको डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे था कि जो ज़मींदार थे दे न्यू दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू देम परमानेंटली, सो दे हैड इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, ओके, देयर बाय इम्प्रूविंग द रेवेन्यू। नाउ सी, अब ऐसा था कि जो कंपनी थी वो, उनको पता था कि उनको कितना रेवेन्यू चाहिए, उनको पता था कि उनको कितना रेवेन्यू मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ज़मींदार्स को पता था कि ये ज़मीन की कितनी रेंट उनको मिलने वाली है फार्मर्स के थ्रू। तो ये एक तरीके से देखिए, जो फार्मर्स थे उनके पास भी वो जो लैंड था उसमें जो भी होल्डिंग्स थे उनको पता था कि कितना होल्डिंग्स है उनके पास और उसके लिए उनको कितना रेंट पे करना है, एंड दिस रेंट वाज फिक्स्ड। तो ज़मींदार के पास एक फ़िक्स्ड प्राइस पहुंचा और वो फिक्स्ड प्राइस ही ऊपर द रेवेन्यू दैट वुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंपनी वो भी फिक्स्ड ही था। तो ये सिस्टम परमानेंट इस तरीके से हो गया। नाउ डीमेरिट्स, एफिशिएंसी डिपेंडेड अपॉन द नेचर ऑफ ज़मींदार्स। मैंने आपको बताया था कि ज़मींदार अगर अच्छा है तो ही वुड, इफ़ ही इज़ गुड, ही वुड लुक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, he would look after the interest of the farmers, and also he would look for the improvements of the land too,
But if the farmer is bad, then he would ignore the farmers. If the zamindar is bad, then he would ignore the farmer's plight and the bad land conditions. Okay, this created a class of hereditary landlords forming the upper aristocracy in society who generally led luxurious and extravagant लाइफस्टाइल्स. ठीक है, तो इससे डिविजन्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए थे. कुछ जो ज़मींदार थे और बाकी जो फार्मर्स थे उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस आने लगा. ये काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीने लगे थे, काफ़ी बड़े लोग हो गए थे. वाइल द फार्मर्स दे वर स्टिल इन द कंडीशन वेयर दे वर वेरी पुअर, दे वर लेफ्ट स्टार्व्ड, दे वर लेफ्ट हंग्री. ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम्स की वजह से कैसे बंगाल में काफ़ी खतरनाक 1770 में फेमिन की कंडीशंस आ गई थी, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल वर किल्ड. ओके, बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन. जस्ट इमेजिन दैट, हाउ बैड इज दैट. द ज़मींदार्स वर जनरली फेवरेबल टू द कंपनी. अब देखिए, मैंने बोला कि ज़मींदार अच्छा और ज़मींदार बुरा, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि डीमेरिट ये था कि अब उनको फ़ायदा कंपनी से मिल रहा है, तो वो ज़्यादातर ज़मींदार्स कंपनी को फेवर करते थे. ऑल्दो एक्सेप्शंस वर डेफिनेटली देयर, लेकिन ज़्यादातर अगर हम मोस्टली की बात करें देन दे वर फेवरेबल टू द कंपनी. द लैंड असेसमेंट वॉज नॉट डन प्रॉपरली एंड लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड आर्बिट्रेरली. ठीक है, मैंने आपको बोला कि फिक्स्ड प्राइस है, लेकिन वो फिक्स्ड प्राइस भी रीजनेबल होनी चाहिए ना. कभी कभी वो प्राइसेस लाइक द प्राइसेस दे वर डिसाइडेड आर्बिट्रेरली. ठीक है, तो ये भी एक डीमेरिट हो गया. द रेवेन्यू रेट्स वर सो हाई दैट मैनी जमींदार्स बिकेम डिफॉल्टर्स. In time, this system proved to have disastrous effects. In 1811, the British government warned against the imposition of permanent settlement without a proper land survey. ठीक है, 1811 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर्न भी किया था कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है इसको आप हटा दीजिए, ये बिना प्रॉपर लैंड रेवेन्यू के, लैंड सर्वे के नहीं किया जा सकता. आप आर्बिट्रेरली किसी भी चीज़ की कीमत को डिसाइड नहीं कर सकते और वो कीमत आप लाइक फोर्सफुली नहीं ले सकते. इसकी वजह से जो ज़मींदार थे उनको उनको रेवेन्यू देना ही होता था, तो वो उस चक्कर में डिफ़ॉल्टर्स हो गए थे. फाइन, वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे थे जो फार्मर्स थे, पेसेंट्स थे उस टाइम पे. सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल. हमने पूरी स्टोरी देखी बंगाल में कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी पॉलिसीज़ इम्पोज करती जा रही थी, कैसे एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था फार्मर्स और पेसेंट्स का. ठीक है, ज़मींदारी कैसे अपने पैर फैला रही थी और कैसे ज़मींदारी में जो रेवेन्यू डिमांड ऊपर से आती थी उसको फुलफ़िल करने के लिए और अपने पास भी बचाने के लिए जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, जो ज़मींदार थे, वो डिफ़ॉल्टर्स भी बन गए थे. सो दिस वॉज लाइक दिस सिस्टम वॉज ब्रॉट इन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. ठीक है, तो ही वॉज लाइक हेड, ही वॉज द हेड एट दैट टाइम in 1793, and this was like there was a agreement to fix the land revenue between zamindars and East India Company. He was inspired by the already prevailing land revenue system in England. ठीक है, तो ये जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, इसमें जो लैंडलॉर्ड्स थे वो परमानेंट मास्टर्स हो गए थे. ठीक है, और जो कलेक्टेड रेवेन्यू था जो पेसेंट्स और फार्मर्स से लिया जाता था वो रेवेन्यू वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता था. ठीक है, तो इसमें ये हुआ था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उन्होंने ये सोचा था कि जो हेरिडिटरी क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स जो वो क्रिएट करेंगे वो सर्व तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही करेंगे ना. सो ही वॉज फोरसीइंग दैट इमेज, ही वॉज फोरसीइंग द क्रिएशन ऑफ हेरिडिटरी क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स. सो ये इस सब ने मिलकर ज़मींदारी सिस्टम को वहाँ पे जन्म दिया. ठीक है, तो जो पहली बात तो सी देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग कि ये जो ज़मींदारी सिस्टम है इसमें इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स दिस वाज आल्सो समटाइम्स लुक्ड आफ्टर. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता था. काफ़ी सारे ऐसे हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं जहाँ पे फार्मर्स को फ़ायदा भी होता था, बट दिस वाज आल्सो वेरी डिज़ास्ट्रस. एट द एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको यूज़ करने से मना कर दिया था. फाइन, तो ये हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा. अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो जहाँ पे रुकेंगी
जहाँ पे जाके रुकेंगी। तो अब ये जो सेटलमेंट हुआ, जितने भी पॉलिसीज़ यूज़ हुए, ये रुकेंगी जाके बंगाल फेमिन पे। 1770 इतना भयानक फेमिन आया था उस टाइम पे। फेमिन इज स्टारवेशन, द पीपल वुड बी किल्ड आउट ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, तो ये हम 1770 के फेमिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।